दोस्तों, आपके सामने मुखातिब होने का मौका नहीं मिला है कई दिनों से। व्यस्त रहा हूँ व्यक्तिगत कारणों से, राजनीतिक कारणों से। आज मौका मिला है। पिछले कुछ दिनों में, हफ्तों में बहुत सारे ऐसी घटनाएं घटी हैं जो दिल को दहलाने वाली भी हैं, दुनिया को बर्बादी की तरफ भी ले जाती हैं। मन में एक प्रश्न भी उठता है, गुस्सा भी आता है, रोष भी आता है, या जनता में भी हो रहा है। और कुछ घटनाएं ऐसी भी हैं जो पूरे विश्व को बदलने में समर्थ है, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक रूप से। जैसे अभी हाल फिलहाल में भारत और पाकिस्तान के बीच 4 दिन का युद्ध, फिर बोइंग 787 क्रैश हुआ अहमदाबाद में, उसके सारे यात्री मारे गए, बल्कि बाहर में कुछ मेडिकल स्टूडेंट थे वो ही बेचारे मारे गए उसमें। इसने भारत के जनमानस को काफ़ी हद तक हिला दिया। रूस और यूक्रेन का युद्ध जारी है। मिडिल ईस्ट में कहें तो हमास यानी गाजा पट्टी में, वहाँ भी युद्ध जारी है। स्थिति भयावह है पूरे सीरिया में, सूडान में, और लेबनान में भी कोई बहुत बढ़िया नहीं है। हुतीस भी बारंबार आक्रमण कर रहे हैं उनके ऊपर भी। पहले अमेरिका और अब इजराइल भी वहाँ आक्रमण कर रहा है। और आपको पता है कि आज 6ठा दिन है ईरान और इजराइल के बीच युद्ध का। यह युद्ध जमीनी हरकत नहीं है, एक दूसरे पर मिसाइल, ड्रोन, एयर वॉरफेयर कहें तो वह चल रहा है, और बड़ी भयानक रूप में है। तेहरान में काफ़ी भारी बमबारी की गई है। ईरान के कई परमाणु संयंत्रणों पे यानी इक्विपमेंट पे, उपकरणों पे मिसाइल मारे गए हैं, और कहते हैं कि काफ़ी हद तक या कुछ हद तक उन्हें बर्बाद भी किया गया है। इजरायली आर्म्ड फोर्सेस के टॉप लीडर्स, 4-5 साइंटिस्ट्स, वो भी मारे गए। कुल मिला के अभी तक करीब 550 लोग मारे गए। जबकि ईरान की तरफ से भी भारी संख्या में 250-300 से अधिक मिसाइल्स और इसके अलावा ड्रोन्स भी इजराइल में उन्होंने मारे हैं। हैफा में भयंकर आग लगी है। पोर्ट और वहाँ तेल के जितने भी कारखाने हैं उनमें भयानक आग लगी है, बंद सा हो रखा है। तेल अवीव में भी हुआ है। कहने के लिए केवल 2 दर्जन लोग मारे गए हैं, लेकिन तबाही बहुत भयंकर है। यहाँ तक कि मोसाद और बिनशेट, जो इनका इंटेलिजेंस है, उसके हेडक्वार्टर को इन्होंने तकरीबन नेस्तनाबूद कर दिया। कल रात से लेकर आज सुबह तक ईरान ने दावा किया है कि उसने हाइपरसोनिक मिसाइल्स हफ्त-1 उसका भी उपयोग किया है। हाइपरसोनिक से आपको पता है कि गति की आवाज़ से 5-5.25 गुना ज़्यादा तेज चलता है और मैन्यूवरेबल भी होता है। और मैन्यूवरेबल मतलब कि अंतिम समय में या उसके पहले भी वह अपनी दिशा बदल सकता है, बाएं दाएं ऊपर नीचे कर सकता है, यदि सेंस करता है कि उसे मारने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर उसके अगेंस्ट में होता है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उसमें कितना उपयोग है, किस हद तक है, मैं नहीं कह सकता, अभी विस्तार में जाना होगा। तो हम देख रहे हैं कि इसके अलावा हाँ, एक चीज़ और बता दूं कि G5 का सम्मेलन आज ही खत्म हुआ है, G7 का सम्मेलन, और उसमें बीच में रूठ कर अमेरिकी राष्ट्रपति उठ के चल दिए। फ्रांस के राष्ट्रपति ने कुछ कहा कि संभवतः वह इजराइल और ईरान के बीच युद्ध को बंद करवाने गए हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, उससे भी बड़ा काम उनके पास है। यूक्रेन के ऊपर इनके बीच में एक समझौता नहीं हो सका। यूक्रेन के राष्ट्रपति आए हैं, उनको $40 बिलियन हर महीने तकरीबन चाहिए, ताकि अपने स्टाफ को दे सकें, फौज को बराबर जो भी ज़रूरतें हैं वो मुहैया करा सके। G7 के नेताओं ने अमेरिका को छोड़कर यह भी कहा है कि रूस के ऊपर और अधिक पाबंदी होनी चाहिए, और यदि नेटो और G7 के नेता, यूरोपियन यूनियन के नेता और देश आपस में एकता से जुड़े रहें तो वह रूस को नहीं जीतने देंगे, भले ही अमेरिका साथ होना हो। इस पर भी एक मतभेद था। दूसरा मतभेद निश्चित रूप से मिडिल ईस्ट में था। संभवतः G7 के अन्य नेता चाहते नहीं हैं
कि ईरान पर आक्रमण हो, क्योंकि ईरान पर आक्रमण होने का मतलब है भारी बर्बादी और संभवतः ईरान के रिलीजियस सुप्रीम लीडर यानी खामेनेई की हत्या की भी बात चल रही है, उसके पक्ष में नहीं है। जबकि नेतान्याहू लगे पड़े हैं कि उनको मारने का मतलब है कि जो युद्ध है वह बंद हो जाएगा, जो मुझे नहीं लगता। वो बकवास कर रहे हैं। हाँ, यह बात सही है कि पूरे मिडिल ईस्ट में ईरान ही एकमात्र ऐसा देश है, प्रमुख देश है। उसके अलावा यमन तो है ही है जहाँ से हूतीज लड़ रहे हैं, और कहने के लिए हिजबुल्ला भी हैं जो कमज़ोर हो चुके हैं, हमास भी लड़ रहे हैं। इराक में सत्ता परिवर्तन हो गया, आपको पता ही होगा। वह अमेरिका के साथ है। सीरिया में भी हाल फिलहाल में असद की सत्ता गई है। और बाकी सब जो चंद देश हैं वह बिल्कुल अमेरिका की दलाली के रूप में काम करते हैं, जैसे कतर, यूएई, सऊदी अरबिया, इजिप्ट, ओमन, यहाँ तक कि जोर्डान ने कहने के लिए इजराइल ने जो हमला किया है उस पर विरोध जाहिर किया है ईरान के ऊपर, क्योंकि उसे पता है कि ईरान में ज़्यादा कुछ होगा तो धर्म के आधार पर पूरे मिडिल ईस्ट में यदि हंगामा होता है तो इनकी राजतंत्र चली जाएगी। यह लोग जनता के चुने हुए अधिकारी नहीं है। वैसे ही जैसे एमबीएस हैं सऊदी अरबिया में, अभी हाल फिलहाल में आए हुए हैं तथाकथित रूप से आंतरिक प्रधानमंत्री बने हैं बांग्लादेश में। और अधिकांश देशों में जो चुनाव होते हैं वह बिल्कुल ही निष्पक्ष नहीं है, स्वतंत्र नहीं है, और धोखाधड़ी से ये लोग सत्ता में आए हुए हैं। विश्व के अधिकांश देशों में चुनाव बेमानी हो चुका है। खैर, इसके बारे में मैं पहले भी बातें कर चुका हूं। ऐसी स्थिति में जब तीसरे विश्व युद्ध की तरफ मानवता कदम बढ़ा रहा है, संभवतः यह कहना गलत होगा कि मानवता कदम बढ़ा रहा है, लेकिन यह कहना सही होगा कि अमेरिकी साम्राज्यवाद, उसके साथ साथ आगे पीछे नेटो, इजरायली जैनोवाद और बाकी चमचे देश खामोश है। G7 में जब यह निर्णय लिया गया कि इजराइल को अधिकार है आत्मरक्षा करने के लिए और किसी पर आक्रमण कर दे उसके लिए, चाहे वह मिडिल ईस्ट का कोई भी देश हो, ईरान हो, और इसको समर्थन होता है। और जो बाहर के देश के जो प्रतिनिधि आए हुए हैं इन G7 के अलावा गेस्ट के रूप में बैठे हुए हैं, हाहा कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, तमाशा कर रहे हैं, जिसमें जेलेंस्की भी शामिल है, हमारा देश भी शामिल है, बहुत सारे अन्य दूसरे भी देश शामिल हैं, और मजाक बन गए हैं। कोई चू तक नहीं कर रहा, आवाज तक नहीं उठा रहा है। फोटो खिंचवाने के लिए होड़ लगी हुई है दोस्तों। हम आगे तो हम आगे। बेशर्मीपन की, बेहयाई की हद है। और वहां की जनता ताली बजा रही कि हमारे देश के नेता देखो क्या फोटो खिंचवाया है, क्या बोला है। क्या हम लोग इतने बेकार हो गए हैं? दिमाग बिल्कुल सठिया गया है। कुछ भी तर्क करने की क्षमता नहीं रही, अपनी समझने की क्षमता नहीं रही है। जो व्हाट्सएप से सीखते हैं वही कर रहे हैं। जो हमारी सत्ता जो हमारे विरोध में काम कर रही है उसी के पक्ष में हम ताली बजा रहे हैं। विज्ञान से कोई भी नाता नहीं है। जब खुद के ऊपर आता है, मरते हैं किसी कारणवश। सुना मैंने कि बोइंग 787 का मेंटेनेंस नहीं हुआ, यानी वैज्ञानिक तरीके से नहीं किया गया। वहां बगल में तुम हवन कुंड जलाओ और उसको भेजो यार। नेपाल में तो करते नहीं, एक्सीडेंट होगा। गॉड के ऊपर छोड़ दो, क्यों रो रहे हो, चिल्ला रहे हो? दोस्तों, यदि आप हमारी बातें सुनते आ रहे हैं तो सोचिए, खड़ा होइए। खड़े हैं तो आगे बढ़िए 2-4 कदम। वैसे लोगों से मिलिए, वैसे दलों से मिलिए जो केवल हमारे ही देश नहीं, पूरा दुनिया में एक परिवर्तन चाह रहे हैं। दुनिया के मजदूर एक हो का नारा लगा रहे हैं। एक शोषण विहीन जनता समाज, शोषण विहीन समाज बनाना चाह रहे हैं, जहां कोई एक आदमी दूसरे आदमी का शोषण ना कर सके। शांति का समाज हो, दुनिया हो जहां बेरोजगारी नहीं हो, कोई भी अशिक्षित ना रहे, वैज्ञानिक शिक्षा मिले, कोई भी इलाज के कमी के कारण मरे नहीं, कोई भी बेघर ना हो, कोई भी मूर्ख महामूर्ख ना हो, कोई भी जाति प्रथा धार्मिक अंधापन में ना रहे। जरा आगे बढ़े साथियों। धन्यवाद।